गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो सही है, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन आंसर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। अभी शायद एक और लेक्चर होगा, अब 10 लेक्चर हो जाएंगे इसके ऊपर। आ, पर ये लेक्चर तो ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट और समझने का है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आसनों के बारे में देखा था। अब देखो कितनी गहराई से उन्होंने आसन के बारे में बताया था, जो नॉर्मल कोर्स में हम कुछ जानते ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये क्वेश्चन आंसर से ही हमें जानने को मिली है। और इसके अलावा जो आगे जो चैप्टर से 18-19 चैप्टर, उसमें तो और सारी प्रैक्टिसेस के साथ बहुत कुछ दिया है उन्होंने। तो आज क्वेश्चन नंबर 23 से चालू करते हैं। इनर डिसिप्लिन पेज नंबर 182। तो सवाल है, व्हाट व्यूज have you on the theory of Atma and what relation has it to परमात्मा? तो किसी ने सवाल पूछा है कि भाई आत्मा और परमात्मा के बारे में आपके क्या ख्याल है और दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो जरा आप बताइए। तो यहाँ आता और ये सब बताते हैं, देर आर थिंग्स विजिबल एंड इनविजिबल। तो हम जानते हैं कि जो जो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो सृष्टि में बहुत सारी चीजें जो है वो विजिबल है, मतलब हम जिसको हम देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है वो इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते। और हकीकत ये है कि जो दिखाई देने वाली जो चीज है वो तो बहुत कम है। नहीं दिखती ऐसी चीज से पूरा संसार भरा हुआ है, मतलब संसार मतलब पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, भू भुव स्व। इसीलिए टावरिया जी ने जब पर्वत और बटन डेट के अंदर ये भू भुव स्व के बारे में लिखा, तो क्या लिखा? भुव के लिए सीन यूनिवर्स, ऐसा शब्द लिखा है। भुव द सीन यूनिवर्स। फिर भू के लिए, सॉरी, भू के लिए लिखा द सीन यूनिवर्स। फिर जब भूव के लिए लिखते हैं तो अनसीन अनसीन ब्रह्मांड। तो इस तरह अनसीन यहाँ शब्द उन्होंने लिखा है। अनसीन यूनिवर्स जो है वो भूव है, तो भू से कई गुना बड़ा भूव है, और भूव से भी कई गुना बड़ा ये अपना स्व लोक है। तो इस तरह हमारे अंदर खास करके ये जो है वो तो बहुत कम है, हम जो जिसको हम विजिबल कहते हैं। और साइंस भी आजकल धीरे धीरे समझने लगा है कि बहुत सारी चीजें इनविजिबल है। जैसे कि उन्होंने ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्टडी किया, उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सबका स्टडी किया, तो उसमें पता चला कि हाँ, ये सब सारी चीजें जो है वो तो दिखती नहीं है, फिर भी है। तो ये स्वीकार करना पड़ता है भाई कि भाई चीज नहीं दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज का अस्तित्व नहीं है। और फिर साइंस ने बहुत सारे एटम के ऊपर प्रयोग किए, और उसके द्वारा उसने जाना कि भाई हाँ, ये चीज है। तो इनविजिबल का मतलब साइंस की दृष्टि से क्या होता है? तो साइंस कहता है वी कैन नॉट सी एनीथिंग स्मॉलर देन द वेवलेट ऑफ द लाइट यूज टू प्रोड्यूस द इमेज। तो जो कोई इमेज बनानी है, कोई भी चीज की इमेज बनानी है, एक फोटो बनाना है, उस चीज को देखना है, तो वो लाइट की वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। वो जो चीज जो है वो लाइट की वेवलेंथ से तो कम से कम बड़ा होना चाहिए, तभी वो चीज की इमेज बन सकती है। अब एटम जो है वो इतना छोटा है कि लाइट के वेवलेंथ से भी छोटा है, इतना सूक्ष्म है। तो इसीलिए वो जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ये एक चीज है कि कुछ चीज इनविजिबल क्यों है। इसका कारण ये है कि वो लाइट की वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो अच्छा है साइंस ने कुछ और प्रगति करके ये सब तो ढूंढा है, पर कई जगह पर साइंस जो है वो इनविजिबल चीजों के अंदर कुछ गलत फहमियों का शिकार बन जाती है। अब जैसे कि साइंस ढूंढती है कि पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पृथ्वी के अलावा ह्यूमैनिटी कहाँ कहाँ है। तो दूसरे ग्रहों के अंदर कोई कोई है कि यहाँ मंगल पर देखती है, ये और कोई जगह पर गुरु पर देखती है कि कहाँ कोई ह्यूमैनिटी है क्या। पर प्रॉब्लम साइंस का क्या है कि उसके अंदर एक
ह्यूमैनिटी का एक ख्याल है, एक ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वो ऐसा ढूंढती है कि भाई दूसरे ग्रह के ऊपर भी हमारा जैसा शरीर है, ऐसा ही कोई मानव हो सकता है या होना चाहिए। तो वो तो शक्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि के अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो भी अलग अलग रूप में है। वो साइंस आज समझ नहीं सकता, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि भाई एक ह्यूमैनिटी है जिसको हम यक्ष कहते हैं, गांधर्व कहते हैं, किन्नर कहते हैं। ये सब शास्त्रों के अनुसार एक ह्यूमैनिटी ही है। पर क्योंकि वो सूक्ष्म है और साइंस वो समझ नहीं पाता, तो साइंस तो यही देखती है कि भाई कोई ग्रह के ऊपर हमारे जैसा कोई मनुष्य है क्या। और उसके लिए सबसे पहले वो पानी ढूंढते हैं कि भाई पानी होगा तो ही मनुष्य का अस्तित्व होगा। अब हो सकता है कि प्रकृति ने ऐसा मनुष्य बनाया हो कि जिसको कोई पानी की जरूरत ही नहीं हो, वो हवा से ही, एटमॉस्फेयर से ही अपना काम चला लेता हो। ऐसी भी ह्यूमिनिटी हो सकती है। पर ये बात साइंस के दिमाग में नहीं आती है। वो इस तरह ढूंढती है कि हमारा शरीर हो ऐसा कोई मनुष्य जाति कोई और ग्रह के ऊपर है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो ये इनविजिबल जो शब्द है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका अलग अलग संदर्भ के अंदर अलग अलग हम अर्थ समझ सकते हैं। पर यहाँ तावरिया जी ने भी बताया कि इनविजिबल का मतलब क्या है। इट इज ट्रू वी कैन नॉट डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स इनविजिबल इफ वी कैन नॉट सी देम। तो वो भी कहते हैं कि भाई हाँ, ठीक है, कोई चीज को हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। But the argument is that some invisible things we can verify by experiencing their effects or their relations to certain actions, physical or chemical or electrical or magnetic, etc. तो वो बताते हैं कि भाई ये इनविजिबल चीज है, उसका भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको भी हम जांच सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। किस तरह? तो उसका एक एक्सपीरियंस करके कि उसकी जो असर है और असर के साथ जो उसके जो एक्शंस है, वो जो कुछ उसके अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया चलती होगी वो चीज के अंदर, वो चीज के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, तो वो कौन से लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर, केमिकल लेवल के ऊपर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक। तो इस तरह अलग अलग लेवल के ऊपर हम जो अगर जांच पड़ताल करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये इनविजिबल चीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आंख से नहीं देख सकते, फिर भी साइंस ने क्या किया कि एक चेंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया और साथ में कुछ गैसेस को दाखिल किया। तो पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो थे उसका कोई फॉर्म वहाँ दिखाई दिया, जो हम आंखों से नहीं देख सकते। वो उन लोगों ने कुछ और प्रयोग करके देखा कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आंख से तो हम देख नहीं सकते ये, पर फिर भी कुछ और प्रयोग के बाद पता चलता है कि नहीं, इसका अस्तित्व तो है और इसकी ये पैटर्न भी है। तो इस तरह इनविजिबल चीज के ऊपर भी हम प्रयोग करके, एक्सपीरियंस करके उसको, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। What proof, therefore, have you that the thing called Atma has any existence? Say someone. तो इसी तरह लोग कहते हैं कि भाई ये आप आत्मा की बात करते हैं, वो तो इनविजिबल है, देखा ही नहीं जाता है, तो उसका क्या प्रूफ है? आपके पास उसका कोई प्रमाण है कि भाई आत्मा है? आप किस तरह आप बताओगे कि भाई आत्मा है? टू देम वी से, इन लोगों के लिए मैं कहता हूँ, दैट इज दैट इट इज ए डिस्टेंस सीन यत। तो वो तो अभी प्रूफ देना तो मुश्किल है, अभी तो वो बहुत दूर की बात है। क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि आज तक साइंस ने ऐसे कोई साधन ही नहीं ढूंढे हैं, या इतने साधन ही नहीं डेवलप हुए हैं कि ऐसी अति सूक्ष्म चीज जो है उसको वो कुछ देख सके या उसका उसकी कुछ जांच कर सके। तो आत्मा तो एक ऐसी अति सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, क्योंकि वो तो पांच इंद्रियों से भी परे है। तो पांच इंद्रियों द्वारा हम किस तरह इसको जान सकते हैं? न साइंस के पास ऐसा कोई साधन है कि जिसके द्वारा इसको दिखाया जाए। इसीलिए कहते हैं कि भाई अभी तो ये बात बहुत दूर की है उसका प्रूफ देना। इट वुड बी मोर नेचुरल टू रीड both parts of the book and practice part 1 for at least 12 to 18 months before asking this question. अब जिसने सवाल पूछा उसने उसको उन्होंने ये सलाह दी है कि भाई पहले आप
ये दोनों पार्ट है, उसको आप पढ़ो। और जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 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 एक्सरसाइजेज दी है, करेक्टिव मेथड्स वगैरह, 3 स्टेप जो कुछ दिया है, उसका कम से कम 1 डेढ़ साल तक इसका अभ्यास करो, उसके बाद में सवाल पूछो। ऐसा क्यों उन्होंने सजेस्ट किया? क्योंकि व्यक्ति जब तक उसके अंदर कुछ अनुभव नहीं होता है, तब तक वो मान नहीं सकता। अब अगर कोई सिंसियर व्यक्ति है और 1 2 साल तक ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करता है, तो उसको कुछ कुछ समझ में आता है कि नहीं भाई, जो हम ऐसा मानते हैं कि जो आंख से दिखाई देता है वही सच है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, इस तरह हमारे ब्रेन के जो सेल्स है, वो नए नए सेल्स डेवलप होते जाते हैं, और एक नई सोच, नई एक अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है। तो नई अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा हम जो मानते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देता है, वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी चीज हो सकती है। तो आत्मा भी हो सकता है। फिर उसको और जब ये पढ़ाई करता है तो पता चलता है कि भाई ये शरीर कौन सी एनर्जी से चल रहा है, तो उसके ऊपर ये एनर्जी है, वो एनर्जी के ऊपर कौन सी एनर्जी है, तो ये है। तो ऐसा करके फाइनली इसको पता चलता है कि ये सब कुछ चल रहा है, पूरा तंत्र वो तो आत्मा की शक्ति से चल रहा है। तो इस तरह एक अभ्यास से और प्रैक्टिस से व्यक्ति के अंदर ये समझ आती है, और वो समझ सकता है कि भाई इस तरह ये चीज हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई खाली सवाल मत पूछो, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करो। We have also not to lose sight of the fact that Atma and Paramatma are factors not cognizable by our 5 senses and our mind and brain. To be more precise, by mind 1 and brain, or section 1। तो यहाँ ये भी उन्होंने ये एक और बताया कि भाई हमें ये बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि ये आत्मा और परमात्मा तत्व है, वो 5 इंद्रिय द्वारा और मन बुद्धि वगैरह से जान सके, ऐसा कोई तत्व नहीं है। उसको हम कॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं मन और बुद्धि से या 5 इंद्रिय से। वो ऐसा एक परिबल है, एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है आत्मा और परमात्मा। इसको तो तत्व भी नहीं कह सकते, वो एक बस है। और खास करके जब हम सेक्शन 1 या माइंड 1, जिसको हम आईएएसएम केंद्र कहते हैं, उसके द्वारा अगर हम ये सवाल पूछते हैं और उसके द्वारा जवाब मांगते हैं कि भाई हमें बताओ कि आत्मा परमात्मा है क्या, और जो सुनने वाला है वो भी माइंड 1 सेक्शन 1 का ही उपयोग करता है, अगर वो किसी ने कह भी दिया तो भी वो सेक्शन 1 माइंड से क्या उसकी व्याख्या करेगा, तो वो कोई सही चीज नहीं होगी। इसीलिए ये कहते हैं कि भाई ये ऐसी सूक्ष्म चीज है कि जो 5 इंद्रिय और मन बुद्धि द्वारा हम समझ नहीं सकते हैं। Atma and Paramatma are both to be realized by each individual and cannot be described or passed on as knowledge to anyone। अब ये हर एक व्यक्ति का अपना ही एक कर्तव्य बनता है, हर एक व्यक्ति की एक अपनी साधना होनी चाहिए कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी जांच पड़ताल करे, उसका अनुभव करे। क्योंकि कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, और कुछ कहेगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये तो जैसे एक हिंदी में कहावत है ना, गूंगा कैरी शक्कर। मतलब जो गूंगा आदमी है, वो जो शक्कर उसने खाई, जो मिश्री खाई, उसका वर्णन कैसे करेगा? तो जो योगी जो है, वो जब आत्म तत्व का या परमात्मा तत्व का अनुभव करता है, तो वो बता कैसे सकता है? क्योंकि वहां तो जो अनुभव करने वाला ही कुछ और है, और वो उसको वहां तो कोई भाषा भी नहीं है, तो इसको भाषा के अंदर उतारना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए शास्त्रों के अंदर कुछ कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में इशारे किए हुए हैं, कुछ एग्जैक्टली हमारे शास्त्र भी बता नहीं सकते, उसका रूप वगैरह कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ये रूप से भी परे है, ये टेक्सचर से भी परे है। उस चीज को किस तरह वर्णन किया जाए? टू रियलाइज दिस, द इमीडिएट steps are yama, niyama, asana and pranayam, which together cultivate the art of control of prana and which bring one to the critical certain stage। तो उसका उपाय ये बताते हैं कि भाई अगर इसको आपको अनुभव करना है, आत्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, तो इसका एक ही उपाय है कि आपको पहले ये 4 अंगों का अभ्यास करना पड़ेगा, यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम। और ये चारों मिलके क्या करते हैं?
आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राणा। तो ये डेफिनेशन तो हम प्राणायाम के प्रश्न के अंदर भी देख चुके हैं कि प्राणायाम का मतलब ही तावरिया जी ने किया, वहाँ का किया था, आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राणा। तो यहाँ भी यही कहते हैं कि आर्ट ऑफ कंट्रोल और प्राणा, जो ये चारों स्टेप्स मिलकर बनते हैं, और उसके बाद में जो वो व्यक्ति है वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक जाती है। मतलब कि अब प्रत्याहार की वो व्यक्ति जाती है प्रत्याहार तक, उसकी अब प्रत्याहार में एंट्री होने की उसकी एक संभावना बनती है। अब क्रिटिकल सर्टेन स्टेज जो है वो प्रत्याहार नहीं है, पर प्रत्याहार की एंट्री का भाग है, क्योंकि फिर वो आगे लिखते हैं, देन फॉलोज द नो मैंस लैंड एक्सपीरियंस। अब ये नो मैंस लैंड जो क्या है, तो नो मैंस लैंड ऐसी जगह है कि जहाँ कोई व्यक्ति वो उसको पजेस नहीं कर सकती है। हाँ, हमारे पृथ्वी पर भी ऐसी घनी कई सारी जगह है कि यहाँ कोई इसको पजेस नहीं करता। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी जो नॉर्थ पोल है, तो पहले नॉर्थ पोल के ऊपर किसी का कोई पोजीशन नहीं था, नो मैंस लैंड थी, कोई वहाँ जाता नहीं था, किसी का उसके ऊपर कब्जा नहीं था। अब क्या है कि जब ये बड़ी बड़ी महासत्ताओं को पता चला, रसिया, अमेरिका, इन लोगों को पता चला कि भाई वहाँ तो बहुत खनिज के भंडार है, वहाँ तो बहुत सारा गहरा तेल पड़ा है, तो सबसे जाके पहले रसिया ने वो नो मैंस लैंड के ऊपर कब्जा किया। अब कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा किया, बाकी के हिस्से को कब्जे करने के लिए अभी अमेरिका और दूसरे देश भी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये नो मैंस लैंड ऐसी जगह है कि जहाँ किसी की मालिक ही नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, ऐसी जगह ये जो है वो मेंस लैंड। तो ये हमारा प्रत्याहार का स्टेज है, उसको हम नो मेंस लैंड कहते हैं। प्रत्याहार के स्टेज को नो मेंस लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्याहार के स्टेज के अंदर कोई चीज की मालिकाना नहीं है, वहाँ वो ऐसे ही अंदर एक एम्प्टी स्पेस है कि जहाँ न इंद्रिया काम करती है न चित्त काम करता है, तो वो नो मेंस लैंड है। वहाँ किसी का कोई पोजीशन, न चित्त का पोजीशन है न इंद्रियों का पोजीशन है। इसीलिए ये खास स्पेशली तावरिया जी ने ही प्रत्याहार को नो मैंस लैंड कहा है, और किसी बुक में ऐसा हम नहीं देखते हैं, पर इसमें हम देख सकते हैं। तो ये है नो मैंस लैंड का एक्सपीरियंस बाद में होता है, पहले क्रिटिकल सर्टेन स्टेज का होता है, मतलब वो प्रत्याहार तक पहुंच गया उसके अंदर, और फिर ये नो मैंस लैंड के अंदर वो चला गया, मतलब प्रत्याहार की स्थिति के अंदर गया। शुड वन बी लॉयल to the purpose of life and birth, and should one not be tempted on the way by so-called powers on the molecular plane and press on and on, then the stage of dharana, concentration, or in other words, the functioning of mind 2 or section 2b is possible. अब ये उसको और भी आगे जाना है, तो उसके लिए उसको सेक्शन 2b जो है, सेक्शन माइंड 2 और सेक्शन 2b जो है, उसको भी उसको खोलना पड़ेगा, और वहां से वो धारणा के स्टेज में जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जब व्यक्ति प्रत्याहार के स्टेज के अंदर आता है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ पावर्स आते हैं, कुछ सिद्धियां आती है, और व्यक्ति वो फिर सिद्धियों से खेलना शुरू कर देता है। तो फिर बात बनती नहीं है वहाँ, उसकी उसकी जो प्रगति है वो वहाँ रुक जाती है, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो खास हमेशा वो अवेयर करते थे कि भाई जब भी ये कोई पावर्स आपके अंदर आए, छोटा सा छोटा भी पावर आए, तो उसके साथ खेलने का प्रयत्न मत करना, या उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, हमें तो आगे जाते ही रहना है, प्रेस ऑन एंड ऑन, मतलब आगे जाते ही रहना है हमें, हमें कोई भी प्लेन के ऊपर रुकना नहीं है। तो इस तरह हम आगे जाएंगे, तो फिर धारणा की स्थिति हमारी डेवलप होगी, और माइंड टू और सेक्शन 2 भी हमारा खुल जाएगा फिर लेटर ऑन। ध्यान, मेडिटेशन, और इन अदर वर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ माइंड 3 और सेक्शन 3 इज पॉसिबल। अब फिर और आगे साधना करेगा, तो माइंड 2 और सेक्शन 2 जो है, सॉरी माइंड 3 और सेक्शन 3 है, वो उसका डेवलप होता जाएगा, और ध्यान की स्थिति उसकी और गहरी बनती जाएगी। And this too constitute the possibility of allowing or
to function in the molecular body thus formed or in the molecular plane. तो जब ये धारणा और ध्यान से जब इसका माइंड 2 और माइंड 3 ये जब डेवलप हो जाता है, तब उसका जो मॉलिक्यूलर बॉडी भी अब तैयार हो जाता है। देखो, मॉलिक्यूलर बॉडी मतलब कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो परमात्मा ने सबको दिया हुआ है, पर अभी सबका डेवलप नहीं है, तो इसीलिए वो उसको डेवलप करना पड़ता है। और ये जब आगे की साधना बनती है, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, तब जाके हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी एकदम तैयार होता है, और इसके द्वारा फिर आगे की साधना भी हो सकती है। Then comes the stage of samadhi identification. तो अष्टांग योग का लास्ट जो अंग है उसको समाधि कहते हैं। इंग्लिश में उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब तादात्म्य या एक रूपता। तो एक रूपता की स्थिति अंदर होती है। एक रूपता मतलब कि अपने जो आत्मा है उसके साथ वो एक रूप हो गया। अब आत्मा ही रहा, सब अंदर जो है, जो उसका मन है, जो कुछ है, वो एक रूप हो गया। चित्त जो है वो आत्मा के साथ एक रूप हो गया, तो एक रूपता की यहाँ स्थिति बनती है। प्लीज नोट केयरफुली द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। At present, without proper methods and progress, we identify ourselves with the body and the organ. अब आइडेंटिफिकेशन तो अब भी है हमारा, पर दूसरी जगह पर है। हालांकि हकीकत में आइडेंटिफिकेशन जो आत्मा के साथ होना चाहिए, उसके बदले आज की डेट में हमारा आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ है और उसके अंगों के साथ है। तो जब हम कहते हैं कि मैं शब्द वापरता हूँ, तो हमारा एक जो अटेंशन कहाँ जाता है, हमारा शरीर की ओर जाता है, हमारा ध्यान, या फिर हम जो बताते हैं तो वो शरीर के, एक शरीर को ही हम बीच में लेके बात करते हैं। तो अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो बॉडी के साथ। मैं जब बोलते हैं या मेरे बारे में, तो मैं या मेरे बारे में जब भी हम कुछ सोचते हैं, तो वो हमारा बॉडी के लेवल से ही शुरू होता है, फिर मन तक जाता है। लेटर ऑन, with proper discipline and practice, we reach the electronic plane consciously by the help of our electronic body, and function with the help of the fourth mind and brain, or the fourth section of our mind and brain, and learn nature's many unseen laws and unseen facts. तो उसके बाद में और जब आगे साधना चलती है, ये समाधि के अंदर ही फिर आगे साधना उसकी चलती है, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो है वो तीसरा बॉडी, हमारे अंदर 3 बॉडी है, फिजिकल, एस्ट्रल एंड ये अपना इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरह तीसरा बॉडी जो है वो तो बहुत बाद में, मतलब कि जब समाधि की साधना शुरू होती है उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का फॉर्मेशन चालू होता है। तो वहाँ उसके बाद में वो कॉन्शियसली ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेन के ऊपर जाता है, और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का डेवलप होता है, और उसका फंक्शन भी वहाँ चालू होता है। मतलब अभी ब्रेन के सेक्शन के हिसाब से देखे तो अभी यहाँ सेक्शन 4 जो है, लास्ट सेक्शन जो है और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो गहरा है, वो सेक्शन अभी यहाँ डेवलप होता है। तो सेक्शन 1 जो है हम देखा IESM केंद्र है, जहाँ लोग नॉर्मली इससे ही पूरा जीवन बिता देते हैं। फिर जब प्रत्याहार के ऊपर पहुंचता है व्यक्ति, तो सेक्शन 2 उसका चालू होता है। जब धारणा के ऊपर पहुंचता है तो सेक्शन 3 के ऊपर जाता है, और फिर यहाँ उसका सेक्शन 4 भी चालू हो जाता है। विच आर एक्चुअली द बेसिक फैक्ट्स like the skeleton on the human frame and the physical laws like the flesh that fill up the space around to give certain shape and personality. तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो है वो कोई कल्पना नहीं है। जैसा हमारा फिजिकल बॉडी कैसा है, इसी तरह का वो कैसे एक फैक्ट है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी फैक्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक हमारा फिजिकल बॉडी कैसा है कि भाई हमारा स्केलेटन है, जो हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर हमारे जो मांसपेशियाँ वगैरह लगी हुई है, जिसको हम मसल टिश्यू वगैरह कहते हैं, तो वो सब लगे हुए हैं। और उसके ऊपर फिर हमारी चमड़ी लगी है, स्किन है।
तो इस तरह हमारे जो हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व का जो हम देखते हैं वो इस तरह हमारा शरीर कैसा है, स्केलेटन, मसल्स, स्किन, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी है और उसका अपना एक रूप है, अपना एक फॉर्म है। बट वेदर दिस इज ऑल इमेजिनेशन और आवर opportunity to pass over to the fifth kingdom from the present fourth or human kingdom has to be verified, and either to accept or deny one has to verify and do it first hand. अब ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये तो सब कल्पना है, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और ये सेक्शन 4 और ये कुछ अंदर एस्ट्रल बॉडी वगैरह वगैरह, आप तो इसको इमेजिनेशन कह सकते हैं, या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका प्रयोग करके आप जो हमारी अभी ह्यूमैनिटी जो फोर्थ सब स्टेज के अंदर है, भूलोक का फोर्थ सब स्टेज के अंदर हमारी ह्यूमैनिटी है, उसको फिफ्थ जो सब स्टेज है उसके अंदर जाने का एक मौका है, उसको एक तक मिलती है, मौका मिलता है। तो वो ये कर सकते हैं, इस तरह साधना करके वो फिफ्थ किंगडम के अंदर भी जा सकते हैं और वो वेरीफाई कर सकते हैं, इसका जांच पड़ताल कर सकते हैं, या फिर उसको डिनाई भी कर सकते हैं, उसको कि भाई नहीं ये कुछ सही नहीं लगता है। ये सब हमारे ऊपर है, पर फर्स्ट हैंड नॉलेज लेना है तो हमें खुद को ही ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। देन द रिप्लाई टू द क्वेश्चन साउथ विल बी रियलाइज, तो तब जाके आपको इसका जवाब मिलेगा कि भाई आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं। अभी या हाँ या ना कह देने से कुछ नहीं होता है। अगर हाँ भी कहते हैं कि आत्मा है तो कोई मतलब नहीं है, और ना कहते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है हाँ या ना का, तब तक वो बात करना ठीक नहीं है। शुड नो अटेम्प्ट्स be made to realize and only questioning done, then we quote Bhagwan Patanjali in his Yoga Sutra, Sutra 13, Book 1, where he states, अब अगर आप खाली प्रश्न करते रहेंगे और उसको कोई प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो फिर जो महर्षि पतंजलि ने जो 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल जो बताए हैं वो उनके सूत्र के योग सूत्र के अंदर, वो फिर यही इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, द ऑब्स्टिकल्स टू द सोल, आत्मा, कोग्निशन आर बॉडीली डिसेबिलिटी, मेंटल इनर्शिया, रॉन्ग क्वेश्चनिंग, केयरलेसनेस, लेजीनेस, लैक ऑफ डिस्पेशन, erroneous perception, inability to achieve concentration, and failure to hold meditative attitude into bracket one pointedness when achieved। ये लास्ट पार्ट जो है वो ये बुक के अंदर छपा नहीं है, वो प्रिंटिंग में नहीं आया है, मिस हो गया है। तो लास्ट पार्ट ये है कि एंड फेल्योर टू होल्ड मेडिटेटिव एटीट्यूड इनटू ब्रैकेट वन पॉइंटेडनेस व्हेन अचीव्ड। तो क्या कहते हैं कि ये 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स है जिसके होने के कारण हम आत्मा को कॉग्नाइज नहीं कर पाते, आत्मा का हम साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो 9 चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये कौन सी है? पहली जो है वो बॉडीली डिसेबिलिटी, मतलब कि शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं वो। अब शरीर के अंदर जब रोग उत्पन्न होते हैं तो किस तरह साधना हो पाएगी? हमारा अनुभव है कि खाली एक हमारा सर दुखता है तो हमें कुछ काम करने की मज़ा नहीं आती है, कुछ करने का मज़ा नहीं आता, तो साधना कैसे होगी? इसीलिए तो हमारा शास्त्रों ने क्या कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर ही ऐसा एक साधन है कि जिसके द्वारा धर्म की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये एक खास ये ज़रूरी है कि पहले हमें बॉडी को फिट रखना पड़ता है साधना के लिए। फिर दूसरा आता है मेंटल इनर्शिया। मेंटल इनर्शिया माने कि एक मानसिक हमारी ये एक है एक प्रकार की मानसिक प्रमाद हमारे अंदर उत्पन्न होता है, मतलब कि व्यक्ति को अंदर से कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा
देखते हैं कई बार कि खास करके जब डिप्रेशन का स्टेट आता है तब ये मेंटल इनर्शिया बन जाता है। आदमी को जब कोई चीज़ से निराश होता है, कुछ उसकी बात नहीं बनती है, कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के कारण ये मेंटल इनर्शिया का स्टेट बन जाता है। तो मेंटल इनर्शिया भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर साधना के अंदर एक रुकावट बन जाती है। कुछ करने की इच्छा नहीं होगी तो फिर साधना भी कैसे होगी। फिर आता है रॉन्ग क्वेश्चनिंग, जिसको पतंजलि ने शब्द यूज़ किया है संशय। यहाँ तावरिया जी ने इसका इंग्लिश रॉन्ग क्वेश्चनिंग किया। मतलब एक रूप से तो गलत प्रश्न का कारण भी संशय है। जब व्यक्ति को संशय होता है तभी गलत प्रश्न पूछता रहता है। तो ये रॉन्ग क्वेश्चनिंग है या फिर संशय है, उसको भी हमारे अंदर से निकाल देना है। जैसे कि ये एक संशय है कि भाई आत्मा है कि नहीं। लोग एक क्वेरी के लिए या एक सर्च के लिए पूछते हैं, ये प्रश्न तो अलग बात है, पर डाउट द्वारा पूछते हैं, एक शंका है अंदर और अबे आत्मा है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता आत्मा जैसा कुछ है, ऐसा कुछ डाउट होते हो और फिर ये प्रश्न है तो फिर गलत है, ये रॉन्ग क्वेश्चनिंग हो जाएगा। पर एक सर्च के लिए एक है कि भाई आत्मा है कि नहीं, मुझे जानना है, मुझे समझना है, तो एक अलग बात है। फिर केयरलेसनेस, तो एक केयरलेसनेस व्यक्ति के अंदर ये आ जाती है, बेदरकारी होती है उसके अंदर। वो कर सकता है फिर भी वो नहीं करेगा, वो केयरलेस है। उसको पता है कि भाई किस तरह साधना करनी है, ये रिफाइनिंग करना है, ये करना है, वो काम की चीज़ है, फिर भी वो केयरलेस है, तो इसलिए वो नहीं करता है। तो ये भी चीज़ आत्मा प्राप्ति के लिए एक रुकावट बन जाती है। फिर लेजीनेस आती है। लेजीनेस जो है वो शरीर की है, मेंटल इनर्शिया जो है वो मन की है। लेजीनेस शरीर के अंदर एक आलस व्याप्त हो जाती है। और ख़ास करके जिन लोगों का खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर ये आलस का गुण ज़्यादा डेवलप होता है। कहीं भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, तो फिर एक शरीर के अंदर तमोगुण आ जाता है, आलस आ जाती है। तो ये है लेजीनेस। लैक ऑफ डिस्पेशन, मतलब कि एक जो निसंग रहना चाहिए उसका एक अभाव होता है। व्यक्ति को थोड़ा निसंग होना चाहिए। वैराग्य यहाँ बात नहीं है, वैराग्य नहीं है, पर हकीकत ये है कि थोड़ा अंदर से उसको जिसको हम कहते हैं डिटेच या निसंग, इस तरह की व्यक्ति के अंदर एक स्थिति होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो साधना नहीं होती। आदमी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशल है, इसको मिलता है उसको मिलता है, इससे बात करता रहता है, ये सोशल मीडिया को देखते रहता है, वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकेगी। क्योंकि वो हर मोमेंट उसके मन के अंदर, इसके दिमाग के अंदर इतना कचरा भरता रहता है, वो व्यक्ति क्या साधना करेगी। जो सोशली ज़्यादा अटैच है, ऐसी व्यक्ति के लिए साधना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कहते थे कि भाई पहले कि भाई थोड़ा एकांत में रहो, थोड़ा निसंग रहो और साधना करो। तो ये निसंग का अभाव ये एक साधना में रुकावट है। फिर एरोनियस परसेप्शन, मतलब कि जो एक देखा जाता है वो गलत ढंग से देखा जाता है। मतलब कि जैसे कि कई लोगों को कुछ भ्रम होता है, जैसे हमने आगे देखा था ना कि भाई कई लोगों को कुंडलिनी के बारे में भ्रम होता है कि हमारी कुंडलिनी जाग गई है, हमारे अंदर ये वस्तु आ गई है, हम ये कर सकते हैं, हमारा तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है। इस तरह की जो है वो गलत धारणा आ जाती है, उसको एरोनियस परसेप्शन कहते हैं। इनएबिलिटी टू अचीव कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है, धारणा जो है, वो धारणा के अंदर व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकती, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकती। साधना तो करती है पर मन के अंदर से चंचलता जाती नहीं है। चंचल मन जो है वो धारणा किस तरह कर पाएगा, मतलब एक जगह पर मन को किस तरह रोक पाएगा। तो ऐसी व्यक्ति जो है वो कंसंट्रेशन जिसके अंदर नहीं है, ऐसी व्यक्ति भी आगे नहीं जा सकती। और लास्ट में है फेल्योर टू होल्ड मेडिटेटिव एटीट्यूड, मतलब ये जो ध्यान जो है, जो ध्यान उत्पन्न होता है उसको पकड़ के रखना पड़ता है। ध्यान जो है वो ध्यान के अंदर पक्वा ध्यान को बनाना पड़ता है। तो वो जो है वो
नहीं होता है तो भी फिर आगे की साधना नहीं होती है। तो इस तरह इतनी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स है, ये एक साधना के अंदर रुकावट है। और परमात्मा या आत्मा जो है उसको इसका रियलाइजेशन के लिए, इसके साक्षात्कार के लिए भी ये चीज़ें रुकावट है। So let the question first begin his journey and make honest endeavor and follow carefully the discipline and method shown in part 1 of this book, and he shall soon have no doubt and shall be able to answer for himself many perplexing questions. तो ये व्यक्ति जिसने प्रश्न पूछा है उसको इसके लिए यहाँ कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति ये किताब जो है उसके अंदर जो जो प्रैक्टिस बताई है वो अगर सही ढंग से करती है तो उसकी जर्नी फिर चालू हो जाएगी, और उसके प्रयत्न के द्वारा फिर वो उसके जो जो डाउट्स है वो भी धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, और वो खुद जो ऐसे प्रश्न है परप्लेक्सिंग, मतलब कि ऐसे परेशान करने वाले जो प्रश्न है उसका जवाब भी उसको अंदर से ही मिल जाएगा, वो खुद ही उसका जवाब दे पाएगा। वी फर्दर कोट अलेक्जेंडर पोल, द इंस्पायर्ड पोएट, ऑल आर बट पार्ट्स ऑफ वन स्टुपेंडियस होल। तो ये सब कुछ जो है वो जो एक अखिलाई है, जो एक परमात्मा ने जो ये सब बनाया हुआ है उसके अंदर एक वो सब एक होल है, अखिल है, वो पूर्ण है। तो वो सब जो अखिल है उसके ही सब ये चीज़ जो है, व्यक्ति है या वस्तु है, कुछ भी है, वो अखिलाई के पार्ट है, उसके ही अंश है। उस बॉडी नेचर इज एंड गॉड द सोल। तो वो अखिलाई जो है उसका शरीर क्या है, ये जो सृष्टि है, मतलब जो नेचर है, वो सृष्टि नेचर उसका बॉडी है, और उसका आत्मा जो है वो ही उसका भगवान है। अखिलाई जो है उसका शरीर क्या है, वो नेचर है, और उसका आत्मा क्या है, जो परमात्मा है, परम तत्व है, वो उसका आत्मा है। द चेंज थ्रू ऑल एंड येट इन ऑल द सेम। जो चेंज है, परिवर्तन जो आता है, वो हर एक चीज़ के अंदर परिवर्तन हमेशा आता है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो है कि वो एक सेम रहती है, एक समान रहती है। ग्रेट ऑन दिस अर्थ एज इन द इटर्नल फ्लेम। तो जिस तरह ये जैसे कि ये अवकाशी रचनाएं जो होती है वो पृथ्वी पर भी वो अभिन्न होती है, तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ है कि जो सब भिन्नता होने पर भी कुछ अभिन्न है, कुछ ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर एक समान है। और फिर आगे कहते हैं, इन क्लोजिंग ही सेज, नो देन दाई सेल्फ। क्या? नो देन दाई सेल्फ। तो फिर तुम तुम्हारे अंदर की झांक लो, तुम क्या हो वही तुम समझ लो। दाई सेल्फ मतलब खुद को जानना। तो फिर अगर हम ये सब अखिलाई का ही भाग है तो हम अंदर से क्या है वो जानना चाहिए। प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। तो परमात्मा की ये कोई जांच, बाहर से कोई जांच नहीं करना है, उसको उसका प्रिज्यूम नहीं करना है, उसकी अवधारणा नहीं करनी है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैन। अगर व्यक्ति को समझना है तो व्यक्ति का स्टडी करना पड़ेगा, और हमें खुद को भी समझना है तो दूसरे व्यक्ति को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का स्टडी, एक व्यक्ति का स्टडी से पूरे सब ह्यूमैनिटी का इसका स्टडी हो जाता है, और एक व्यक्ति का स्टडी से हमारे अंदर भी स्टडी हो जाता है। या इससे उल्टा भी है कि अगर जब हम हमारे अंदर स्टडी करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को भी हम जान सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड को भी जान सकते हैं। तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं या दोनों जगह से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये स्टडी हमारे अंदर होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ क्वेश्चन ये 23 ख़त्म होता है, जिसमें सवाल था कि भाई आत्मा के बारे में आप क्या ख्याल है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ प्रश्न 23 ख़त्म हुआ।
और ये गैप आ गया। अब नया प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 184। Why is there a marked difference between our modern civilization and all the ancient civilization, and does it not prove beyond the shadow of a doubt that we have evolved? यह बहुत एक अच्छा सवाल है और उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छा दिया है। कुछ इसमें से हम जान सकते हैं। तो सवाल क्या है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की, मतलब कि अभी जो हमारी जो सभ्यता है और प्राचीन सभ्यता और दोनों के बीच में क्या अंतर है। और ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाई हमारी अभी की जो सभ्यता है वो उसमें हम ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, ज़्यादा हम उत्क्रांत हुए हैं, हमारी और आगे प्रगति हुई है, वो निसंक हम ऐसा नहीं कह सकते। तो आंसर बताते हैं, देर इज़ इंडीड ए मार्क्ड डिफरेंस। तो कहते हैं कि दोनों जो सिविलाइजेशन है, दोनों सभ्यताएं हैं, उसके अंदर तफावत तो है। इंडीड व्हाट वी डू टुडे मे नॉट हैव बीन डन इन द पास्ट ड्यूरिंग एनी सिविलाइजेशन। तो आज जिस तरह हमने प्रगति की है, तो हो सकता है कि हमारा जो भूतकाल है उसके अंदर हमने इस तरह हम नहीं कर पाते और हमने किया भी नहीं है। बट टू से वी हैव इवॉल्व वी बैक टू से हार्डली। तो अगर आप कहते हैं कि हमने विकास किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि शायद ही, क्योंकि विकास तो किया है पर इवॉल्व मतलब हम अगर उत्क्रांत हुए हैं तो उत्क्रांत तो हम नहीं कह सकते, हमारा इवोल्यूशन हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। या फिर शायद मतलब कि कुछ अंश में कह सकते हैं कि कुछ अंश में हमारा इवोल्यूशन हुआ है, पर कंप्लीटली तो नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन से इसे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कुछ मामलों में ठीक है, ताकि नॉट ओवरऑल। If you are in doubt, open chapter 19 of part 1 and compare Arjuna's statement with that of Ivan Pavlov, and remember our civilization has as yet not answered it. तो 19वां जो चैप्टर है इस बुक का, उसके अंदर उन्होंने शुरुआत में ये बताया था कि भाई अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं कि भाई जो जिस तरह वो डाउट में था कि ये सही है या वो सही है, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो इवान पावलो का वहाँ कोटेशन दिया है कि आज का व्यक्ति और जो बुद्धिशाली लोग भी है वो भी मुझे आज वो इतने हजारों साल के बाद भी वो जिस तरह अर्जुन की स्थिति थी ऐसे ही लोग मुझे देखने को मिलते हैं। और वो भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उनके अंदर भी ये डाउट रहता है और इनके अंदर भी एक क्लैरिटी नहीं है, जिस तरह अर्जुन के अंदर एक संशय की विषाद की स्थिति थी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई ये इवॉल्व हुए ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो महाभारत में जो स्थिति थी 2000 साल या 3000 साल पहले अर्जुन की, शायद वही हमारा ब्रेन की स्थिति है। हमारे ब्रेन के अंदर तो वही सब पड़ा हुआ है। बट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द ग्रेंजर ऑफ द एंशियंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, पर हम इसकी जो भव्यता है, उसकी श्रेष्ठता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसकी हम बात कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यता और अर्वाचीन सभ्यता दोनों के अंदर क्या श्रेष्ठ है, क्या भव्य है उसके अंदर, इसकी हम तुलना कर सकते हैं। All ancient civilizations were mainly based on the advanced state of a few persons who, by rigorous practices, had reached the stage where they could function through mind and brain 2 and 3. देखो ये बहुत बड़ी बात यहाँ कही है। यहाँ ये इस तरह का जवाब आपने कभी भी सही नहीं सुना होगा कि क्योंकि प्राचीन काल में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ था
उसका कारण अलग था। उसके अंदर उस समय के जो एक लोग थे जिन्होंने ये सब प्राचीन सभ्यताएं डेवलप की थी, उन लोगों के अंदर ब्रेन का जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो है वो डेवलप हुआ था। मतलब कि उनकी सोच ही अलग थी, उनका जो आंसर था, उनके अंदर जो एक आइडिया आता था कि ये चीज़ बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, हाँ ममीज है, अब वो शायद 3000 साल पुराने हैं, और जिस तरह वो बने हैं, जो उसका आर्किटेक्चर जो फॉर्म है, और कहते हैं कि वहाँ तो कोई नज़दीक में कोई ऐसी पत्थर की खान भी नहीं है जहाँ से ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। बहुत दूर तक ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से ये ऐसे पत्थर मिले। तो वो लोगों ने क्या किया होगा और कितनी दूर से ये पत्थर लाए थे, तो किस तरह लाए थे। आज आज भी ये प्रश्न आर्किटेक्चर के अंदर होता है कि ये फॉर्म किस तरह इन लोगों ने किया था, जो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, उनके पास इस तरह के एडवांस कोई इक्विपमेंट नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो चीज़ बनाई शायद आज बनाना वो इतना ही मुश्किल है। तो ऐसी बहुत सारी सभ्यता के अंदर प्राचीन काल के अंदर चीज़ें बनी थी जो आज भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसका कारण यही था कि वो लोग माइंड 2 और सेक्शन 2 या माइंड 3 और या सेक्शन 3 जो एडवांस माइंड है हमारा, उसका उपयोग करते थे। उसकी वहाँ से एक सोच आती थी, वहाँ से उनको आइडिया आते थे कि भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे कि तो ऐसा हो सकता है, और उस तरह उन्होंने ये बनाया। पर उस समय भी क्या थे कि बहुत कम लोग, जिन लोगों ने एक रिगरस प्रैक्टिस की थी, एक दिलो जान से प्रैक्टिस की, उन लोगों के अंदर ही ये चीज़ बनी थी। बाकी तो मेजोरिटी जो लोग थे वो तो सेक्शन 1 से, मतलब IASM के अंदर से जीने वाले उस समय भी लोग थे, और उस समय तो ज़्यादा लोग थे। यहाँ आगे कहते हैं कि भाई खाली 4-5% ही उस समय तो ऐसे लोग थे वो सेक्शन 1 से जीने वाले थे। This being so, many of their achievements look on foeing, and yet the masses had not developed 4 to 5% of their mind 1 and brain 1 or section 1, and as such the practical aspect of life, research, education and understanding of the natural laws was not possible on a large scale as at present. तो उस समय क्योंकि ये खाली कुछ लोगों की ऐसी प्रैक्टिस के द्वारा और उनके जो डेवलप ब्रेन के द्वारा ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, और इसकी जो इनकी जो अचीवमेंट थी, इसकी जो चकाचौंध है, वो जो उन्होंने जो प्राप्ति की थी उसकी जो चकाचौंध है, वो तो ये थोड़े लोगों के कारण है। बाकी का जो पूरा जो मास था, जो उस समय के, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति या आदि मानव जैसा व्यक्ति, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है जब सिविलाइजेशन हमारी ये आधुनिक सिविलाइजेशन के पहले की बात है। तो उस समय सामान्य आदमी के अंदर तो न लाइफ के बारे में, ना रिसर्च के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में, और कोई प्रकृति के नियम के बारे में उसको कुछ उसके अंदर कोई जांच थी, जहाँ उसके अंदर कोई समझ थी, जो कम से कम आज हमारे लोगों के अंदर है। प्रेजेंट मोमेंट के, प्रेजेंट डेज के अंदर, या अभी जो हमारा ये युग चल रहा है उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी है उसको, वो अभी कम से कम जो IASM के अंदर, मतलब माइंड 1 की जो कैपेसिटी है उसका 20% तक उपयोग करते हैं। उस ज़माने में तो खाली 4-5% ही वो लोग ब्रेन का सेक्शन 1 का उपयोग करते थे, और 2-3 तो उनके अंदर डेवलप ही नहीं थे। मतलब इसीलिए हम कहते हैं ना, वो जो गवार लोग या एक आदि मानव जैसे लोग उस समय ज़्यादातर लोग थे। तो उसके कंपैरिजन में आज की ह्यूमैनिटी को हम कह सकते हैं कि नहीं, ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा लाइफ के बारे में समझने वाले लोग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। एज सच द masses showed no progress in any of the faculty as practiced, known and understood today। तो आज जिस तरह की जो कुछ अलग अलग फैकल्टीज़ है
जैसे कि भाई साइंस की फैकल्टीज़ है, आर्ट्स है अलग अलग ग्रुप में, साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी की अलग अलग विंग्स है। तो ये सब जो है वो आज इतना कुछ डेवलप हो चुका है और इसको हम जानते, उसको हम समझ भी सकते हैं, जो उस समय नहीं था। तो इतना प्रोग्रेस तो डेफिनेटली हुआ है। Those few who were able to make use of their minds 2 and brain 2 or section 2 and 3 scoffed at the thought of mind 1 and brain 1 begin too slow and laborious। तो जो अब ये तो प्रॉब्लम हर समय और हर जगह पर होता है कि जब व्यक्ति कोई ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, जब ज़्यादा डेवलप होता है तो वो नीचे वाला का उपहास करता है। तो उसी तरह उस समय में भी जो लोग वो जिनका माइंड 2 और माइंड 3 डेवलप हुआ था, वो लोग जिनका ये माइंड 1 से जीने वाले लोग थे, उनका उपहास करते थे और उसको ऐसे मजदूर, देहाती इस तरह का, और या स्लो काम करने वाले, बहुत धीमे, इस तरह के लोग मानते थे और इसका उपहास, इसका तिरस्कार करते थे। ऑन द अदर हैंड, in our civilization, nature has allowed a turn in the other direction and we have been able to make use of mind 1 and brain 1 to a large extent। तो अब क्या हुआ है कि थोड़ा प्रकृति ने कुछ करवट बदली है और हमारा जो ब्रेन जो है उसके अंदर ही कुछ ऐसा बदलाव आया है कि हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। अलग अलग नए नए इनोवेशन हमारे अंदर होते हैं, अलग अलग जानकारियाँ मिलती है। तो ये प्राचीन काल में नहीं थी। और प्राचीन काल में तो क्या था कि 20 लाख साल पहले तो जब मनुष्य एकदम आदि मानव था, तब तो कोई उसके पास मशीनरी भी नहीं थी, वो पत्थर युग का आदमी था। तो पत्थर को अपना साधन बनाता था, जो बाला बनाना है या और कुछ साधन बनाने हैं, शिकार करना है, तो ऐसी चीज़ों से ही वो काम चलाता था वो पत्थर युग के अंदर। फिर धीरे धीरे करके मशीनरी का एक डेवलपमेंट हुआ, फिर थोड़ा जैसे ब्रेन का विकास हुआ तब इस तरह मशीनरी अलग अलग आती गई। इस तरह कहते हैं कि इसी सन 650 के अंदर पर्शिया के अंदर फर्स्ट टाइम विंड मिल को बनाया गया था, मतलब कि हवा से चलने वाली चक्की, जिसके द्वारा बिजली या फिर पानी का जो बहाव है उसको बढ़ाने के लिए एक विंड मिल की एक स्थापना की थी। तो वो पर्शिया के अंदर सबसे पहली बार इस तरह की मशीनरी का उपयोग हुआ था। और अब जब हमारे साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की है तो उसकी शुरुआत कहते हैं कि भाई मशीन इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ, तो उसकी इंग्लैंड में सबसे पहले 1750 के अंदर शुरुआत हुई थी। तो मशीनरी जो डेवलप हुई अलग अलग शुरुआत के अंदर, वो मशीनरी इंडस्ट्री जो है, मशीन इंडस्ट्री, वो 1750 में इंग्लैंड से वहाँ से शुरुआत हुई। और जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं वो तो बहुत पुराना नहीं है, खाली 100 साल पुराना है, जिसके अंदर फिर ये सब सारी चीज़ें, क्वांटम फिजिक्स और अलग अलग चीज़ें जो अभी डेवलप हुई है, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे माइंड और ब्रेन का विकास सेक्शन 1 का ही इस तरह धीरे धीरे विकास होता गया। पहले के ज़माने में जो 4-5% यूज़ करते थे, उसके बदले में आजकल हम 20% तक इसका उपयोग कर सकते हैं। Even today we do not make use of 20% of the mind 1 and brain 1, and our civilization can go on being grander and grander each day, but we cannot visualize today what it can be done, what it can be one day when we would make use of say 80% of our mind 1 and brain 1। अब अभी 20 देखिए कि आज कितनी सारी ये रिसर्च और ये सब जांच पड़ताल वगैरह हो रही है, इनोवेशन हो रहा है, और वो भी खाली 20% माइंड का हिस्सा से, और वो भी माइंड 1, अभी 2 और 3 की तो बात ही नहीं है। तो इतने इनोवेशन जो हुआ है वो खाली माइंड 1 का ये 20% से हुआ है।
तो जिस दिन ह्यूमैनिटी अगर उसमें से कुछ लोग भी 80% के ऊपर पहुंच जाते हैं तो समझो कि पूरी लाइफ ही बदल जाएगी, कितनी एक अलग ही चीज़ बन जाएगी। अगर 80% के ऊपर हमारे ह्यूमैनिटी में ब्रेन ISM केंद्रों का सही ढंग से उपयोग करने लगेंगे तो वो तो एक कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि खाली 20% में आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतना साइंस डेवलप हो चुका है, इतनी चीज़ें, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इतना सारा हो गया है। तो अगर 80% पर पहुंचेगा तो न जाने आदमी कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। The greater our civilization through mind one and brain one, the lesser will be our respect for man and woman. अब ये सबसे बड़ा डेंजर है। आदमी प्रगति तो कर लेता है बाहर, पर अंदर से वो कमज़ोर पड़ता जाता है, वो संबंधों के अंदर दूर निकलता जाता है। आज हम देखते हैं ना कि लोगों के अंदर जो पहले के जो उष्मा भरे जो संबंध थे वो आज नहीं रहे हैं। व्यक्तियों के अंदर एक अलूफनेस आती जाती है, वो मैं और मेरा, बस इतने से ही व्यक्ति उसे परे नहीं निकल सकती है। तो आज जो संबंध है, साइंस द्वारा हमने बहुत सारी प्रगति तो कर ली, पर आज हम हमसे ही अलग होते जाते हैं, हमारे फैमिली टूटते जाते हैं, हम बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेडीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और लेडीज़ जो है वो पुरुष को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। ये सब जो हो रहा है, और लोग अलग धीरे धीरे करके इमोशनल लेवल पर टूट रहे हैं, तो ये एक बहुत दुखद बात है। प्रगति बाहर तो हो गई, पर अंदर जो था हमारे अंदर पहले, उससे भी हम अभी नीचे उतरते जाते हैं। तो ये एक हमारी पूरी ह्यूमैनिटी की एक कम नसीबी है। The result is that we shall find men behaving as a beast but with powers of a demigod. अब आज का व्यक्ति का बिहेवियर कैसा हो गया है? बीस्ट, प्राणी जैसा हो गया है, जंगली प्राणी कैसा ऐसा हो गया है। और क्योंकि उसके पास एक जैसे देव के पास कैसे पावर होते हैं, आज साइंस के पास एटम का पावर है, मनुष्य के पास ये सब पावर्स है, पर वो बाह्य साधन का है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, वो और की जैसी विनाशक चीज़ें बना सकता है। तो डेमीगॉड पहले थे, उनके पास कैसी एक शक्तियाँ थी। इस तरह की बाह्य लेवल के ऊपर तो व्यक्ति ने इतनी शक्ति विकसित कर ली है न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना के, पर अंदर से तो वो प्राणी जैसा है ना। और इसीलिए ये सारा पावर्स का वो गलत उपयोग भी करता है, और आगे भी अगर बहुत बड़ा गलत उपयोग किया तो पूरी ह्यूमैनिटी एक खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सब एक प्रॉब्लम है कि चीज़ें ढूंढी जाती है, वो तो ठीक है, पर उसका सही उपयोग जो होना चाहिए वो नहीं होता है। We shudder to imagine what we then will not hesitate to do that in our present age, which comparatively is much degraded, we hesitate to do. तो कहते कि उस समय अगर ये हम सोच के भी हम ऐसे हमारे अंदर एक हम ध्रुजने लगते हैं, ऐसा सोच के भी कि भाई उस समय लोग क्या करेंगे, जो आज लोग जो करने से हेजिटेट होते हिचकिचाते हैं, तो उस समय तो वो सारी चीज़ें आराम से कर लेंगे ये सब लोग। और फिर एक जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो पूरी डिग्रेड होती जाएगी। तो आज तो चलो पुराना ज़माना था, उससे आज डिग्रेड हुआ है, फिर भी कुछ थोड़ी शर्म बची है। अभी आगे जाके और कुछ 50-100 साल के अंदर क्या होगा, इतना डिग्रेड हो जाएगा कि जो आज जो थोड़ी बहुत शर्म है वो भी चली जाएगी। तो उसकी कल्पना करते हुए ही हमें डर लगता है, हम जूझने लगते हैं। But men will find something will be wrong with mighty civilization and as such will search for better ways. अब जब फिर क्या होगा कि इतनी सारी प्रगति हो जाएगी और फिर उसको एक पॉइंट के ऊपर लगेगा कि हाँ भाई इतना तो हमने सभ्यता को विकास कर लिया, फिर भी कुछ तो गलत हो रहा है। और जैसे जैसे वो देखेगा कि भाई संबंध टूट रहे हैं,
व्यक्ति व्यक्ति के अंदर कोई प्रेम भाव नहीं रहा है, तब फिर कुछ लोगों को लगेगा नहीं कि दूसरा मार्ग तो ढूंढना पड़ेगा, ये तो सही नहीं है, तो फिर दूसरा मार्ग के लिए लोग फिर संशोधन करेंगे। We are confident that by the time mind 1 and brain 1 are even made use of to 50% limit, man will turn and search and find his way to mind 2, 3। तो अगर उनको तावरे जी कहते हैं कि भाई मुझे इतना एक विश्वास है कि अगर व्यक्ति उस दौरान वो 50% के ऊपर भी पहुंच जाता है, 50% भी उसका माइंड 1 का उपयोग कर लेता है, तो उस समय उसके बाद में उसको लगेगा कि नहीं कोई और भी चीज़ है, और भी रास्ता है, और फिर माइंड 2, माइंड 3 क्या है, वो उसको वो उसकी सर्च की और वो जाएगा, और हो सकता है कि फिर वो वहाँ माइंड 2 और 3 के ऊपर भी वो धीरे धीरे करके साधना द्वारा ही वो अंदर दाखिल हो सके, या फिर उसको माइंड 2, 3 को भी डेवलप कर सके। दिस इज़ द ब्लेस्ड डे। अगर जिस दिन ऐसा हुआ कि ह्यूमैनिटी में से बहुत सारे लोग या कुछ लोग भी माइंड 2 और 3 के अंदर अगर चले गए, तो वो एक ऐसा ब्लेस्ड दिन होगा, ऐसा आशीर्वाद रूप दिन होगा। टिल देन इट इज़ हिज फ्री विल विच वे टू गो, एंड गॉड एंड नेचर विल नॉट इम्पोज एंड वुड इवन टॉलरेट हिज क्लेम टू हैव कॉन्कर्ड द नेचर। तो तब तक तो उसको पूरी छूट है, उसका जो फ्री विल है उसका उपयोग करने है, उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, प्रगति करना है, अधोगति करना है, क्या करना है वो उसकी मर्जी है। और अगर वो ऐसा और प्रकृति उसके ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करेगी, कुछ डालेगी नहीं, उसको स्वतंत्रता देगी, कोई जिस तरह तुझे विकास करना है कर। पर और यहाँ तक कि भी आज जैसे साइंस के और कुछ लोग पढ़े लिखे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई देखो हमने तो प्रकृति को भी जीत लिया है, हमने ये कर लिया, बारिश को ये कंट्रोल कर लिया, हम ये भी जान सकते हैं, एडवांस में जान सकते हैं। पर ये एक खोखला उनका एक ये होता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने नेचर को विजय प्राप्त कर लिया। नेचर ये टॉलरेट तो कर लेगी, पर जब नेचर के अंदर ऐसी चीज़ बनती है तब हमें पता चलता है कि हमारी कैपेसिटी कैसे है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ऐसी भयानक आग लगती है कि आदमी दिनों तक, महीनों तक इसको बुझा नहीं सकता। जो तूफान आते हैं बारिश के और समंदर के अंदर, वो तब व्यक्ति एकदम हेल्पलेस हो जाता है। तो जो लोग सोचते हैं कि हमने प्रकृति को कॉन्कर कर लिया, तो कहाँ कॉन्कर किया है? अगर कॉन्कर किया है तो ये सब क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? तो ये सब एक व्यक्ति के अंदर अपना एक क्या कहते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, और थोड़ी सी प्रगति के बाद में फिर उसे ऐसा लगता है कि भाई हमने तो बहुत सारा प्रगति कर लिया, अभी तो प्रगति का भी ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया। पर ये सब गलत है। ओनली व्हेन he will cry out in anguish and sincerely want to go the other way will God and nature show him the way। अब जब वो एकदम पीड़ा से दुखी होकर रोने लगेगा, चिल्लाएगा, और परमात्मा को फिर वो पुकारेगा कि भाई मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ, मैं अब उब चुका हूँ, इस तरह हम जी नहीं सकते हैं, कोई और रास्ता हो तो बताओ। तो इस तरह जब उसके अंदर पीड़ा होगी और वो एकदम दर्द से भर जाएगा, और उसके बाद में जो उसके अंदर से जो प्रार्थना निकलेगी, तो फिर हो सकता है कि गॉड एंड नेचर उसको एक नया रास्ता बताएगी। एंड दैट वे विल बी थ्रू माइंड 2, ब्रेन 2 एंड सेक्शन 2B, 3 एंड 4। तो इस तरह फिर उसको ये आगे का रास्ता मिलेगा, माइंड 2 का, ब्रेन 2 का, सेक्शन 2B का, और 3 और 4 का अंदर का रास्ता परमात्मा ही उसको बताएगा। द सूनर वी रियलाइज दिस द बेटर। जितना जल्दी हम इसको समझ लें इतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये अंदर का जो है, अंदर की ओर जाना है, और प्रगति सच्ची प्रगति अंदर ही है।
वो अगर हम जान ले जितना जल्दी, वो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ प्रश्न भी समाप्त होता है और समय भी समाप्त हो रहा है। फिर भी किसी को कोई छोटा प्रश्न हो 1-2 मिनट के लिए तो पूछ सकते हैं, बाद में हम पूर्ण करेंगे। कोई खास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा पढ़ते रहना। नेक्स्ट वीक में लास्ट जो क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर के वो देख लेते हैं, फिर आगे क्या करना सोचेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।